हेलो एवरीवन। तो डेडिकेटेडली नीट की तैयारी करनी है तो पहले ये समझना हो कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे देखने हैं। तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आते हैं मेरे 11 के लेक्चर्स एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आते हैं मेरे 12th के लेक्चर्स। जब भी एक टॉपिक खत्म होगा तो आपको उस टॉपिक के लेक्चर के बाद नहीं, टॉपिक खत्म होने के, हो सकता है एक टॉपिक 3 लेक्चर्स में खत्म हो, तो जब एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको मिलेगी उसी डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट की लिंक जो एक पीडीएफ होगी एंड देन असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन जिसकी लिंक भी आपको साथ में मिल जाएगी। तो डेडिकेटेडली लेक्चर्स को फॉलो कीजिए एंड इस साल आप नीट में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं लोग कि वीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ बाई एम होता है ना, मतलब माइनस में होता है, चलो कोई नहीं, माइनस ई टाउ बाई एम होता है। पूछते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा, अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है लेकिन आप कॉमन सेंस लगाएंगे। यहाँ पे आपको पता है जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे या कम होंगे। जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो क्या होंगे, सोच के देखो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है, पानी बार बार ऊपर नीचे हो रहता है, मतलब उसकी जो वेलोसिटीज होती हैं उसके मॉलिक्यूल की बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, इसलिए हीट प्रोड्यूस होती है। तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो बताओ रिलैक्सेशन टाइम पे क्या होगा, वो जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। ऐसे रिलेशंस, ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, लॉजिकल कॉमन सेंस वाली चीजें ये लोग पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है, मैंने जो फॉर्मूले बताए, तो मैंने ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बताया है, फिर मैंने आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी का फॉर्मूला बताया है, और फिर मैंने जे वेक्टर इज इक्वल टू बताया है, वो होता है एन ए वी डी करके याद रख, सॉरी एन ई वी डी करके याद रख लिया करो, और वो चीज आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। चलो अब किस पे आते हैं, अब हम अपने धीरे धीरे मेन चैप्टर पे कूदना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे मेन चैप्टर पे कूदना स्टार्ट करते हैं और समझेंगे कि कैसे हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ी है उस तक हम पहुंचते हैं। तो बेटा अगर हम ध्यान से इस इक्वेशन को देखें, मान लो हम इसको लेट करें, इस इक्वेशन को आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी को लेट करते हैं, मान लो मैंने अभी इसको पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि उसको नेगेटिव तब ले सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आई इक्वल टू एन ई वी डी ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू रखी, तो या तो यहाँ नेगेटिव रखोगे तो याद रखना आगे भी नेगेटिव रखना, नहीं तो यहाँ भी मत रखना, आगे भी मत रखना। तो मैं लिख दिया ई टाउ बाई एम। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज आएंगे, सर वहाँ आप क्यों लिख रहे थे, यहाँ पे ई लिख रहे हो, अरे भैया चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव वो बाद में देख लेना, ठीक। तो आई की वैल्यू आ गई आपकी एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम, ध्यान से देख लेना आप। तो एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम में क्या मुझे समझ आ रहा है, और ई भी है भैया यहाँ पे, है ना। अच्छा, आप सभी को ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद रख लेना, क्या पता होना चाहिए कि जो ई है उसको हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, मतलब चेंज इन पोटेंशियल अपॉन एल लिख सकते हैं उसको। कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पता बट मैं बता देता हूं बेटा। ई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर या फिर माइनस डी वी अपॉन डी आर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये भूल जाओ, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। अब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों नहीं पढ़ाया, पहले मैं वही बताता हूं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है ना, इतनी लेंदी चीजें हैं कि ना द चैप्टर बिकम्स बोरिंग आफ्टर सम टाइम, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दैट चैप्टर जो बहुत स्पीड में निकलेगा और मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, और फिर मैग्नेटिज्म में कूदने में मजा आएगा, और उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूदने में मजा आएगा, फिर ईएमआई, फिर एसी। इस पूरे पार्ट को एक बार में खत्म करेंगे और देन बैक। अब मैं आपको यही बताता हूं कि मैंने बीच में क्यों डाला है। जब हम वापस रोटेशन पे आएंगे तो रोटेशन के पहले फिर एक छोटा सा रीकैप रिवीजन करेंगे आपके किसका, पूरे मैकेनिक्स का। इसमें 2 फायदे होंगे, आपकी मैकेनिक्स एक तो मेरी तरफ से फिर से रिवाइज होएगी, और आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि यार अभी मौका मिल जाएगा अगले 1 से डेढ़ 1 महीने में, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 महीने में, कि अच्छा ठीक है मुझे इतनी बातों में से इतनी बातें याद हैं, अब और बातें रिटेन करनी है, क्योंकि अब इसको एंड पे भैया मैकेनिक्स को नहीं छोड़ सकते एंड पे, बाकी हर चीज को छोड़ा जा सकता है लेकिन मैकेनिक्स को आप एंड पे नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने इस ब्रेक को लिया है सो दैट आप थोड़ा 1 हफ्ते बाद ये रियलाइज करेंगे, सेट मतलब एक तरीके से पीछे थोड़ा फॉल बैक करके कि भाई मुझे इतना याद तो है सर की बातों का, इतना याद नहीं है, मतलब उस पर वापस एफर्ट करने हैं। चलो तो यहां से क्या देखते हैं हम, देखो ध्यान से, यहां पे क्या होगा, अगर मैं इस वाली वैल्यू को लिखूं तो बेटा यहां से अगर मैं देखूं तो ये पूरी वैल्यू देखो, आप ध्यान से देखो, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये पूरी वैल्यू, दिस फुल वैल्यू इज अ कांस्टेंट। आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम
एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है वो, ये तो एक तरीके से कह लो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, तो प्रॉपर्टी है। ई तो चार्ज है, ए उसका एरिया फिक्स रहेगा भैया एक कंडक्टर का। मास जो है किसका मास है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये भी कांस्टेंट है। रिलैक्सेशन टाइम भी हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, वो भी कांस्टेंट है, और लेंथ भी हमने फिक्स कर रखी है, मतलब ये सारा कुछ एक कांस्टेंट है। तो एक तरीके से ऐसा कुछ हो जाता है बेटा आई प्रोपोर्शनल टू वी। और आप देखो कहीं ना कहीं ये किसका एक तरीके से किसका प्रूफ हो गया, एक्चुअली इसी को ओम्स ने बोल दिया ओम्स लॉ। ओम्स ने बोला कि जो करंट होता है वो जो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका पोटेंशियल होता है। लेकिन ये जो कांस्टेंट है, ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है, इसको बोल दिया उसने, ओम्स ने बोल दिया कि लेट एन ई स्क्वायर टाउ ए बाय एम एल be termed as R, which is said to be what? Which is said to be resistance. क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये वो वैल्यू जो डिटरमाइन करती है कि कितने पोटेंशियल पे कितना करंट आपका आएगा सर्किट में। आप खुद सोचो, अगर आप इसको ये वन वे प्रोपोर्शनलिटी होती है, V इक्वल टू आई आर नहीं होता, I इक्वल टू V अपॉन आर होता है, ध्यान समझ लेना। अच्छा यहां पे छोटी सी गलती हो गई, क्या गलती हो गई, दिस इज टर्म नॉट एज दिस मच, दिस इज टर्म्ड एज 1 अपॉन आर। क्यों बेटा ऐसा, क्योंकि वो वन वे प्रोपोर्शनलिटी है। वन वे प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या होता है कि इट इज नॉट ट्रू फिजिकली टू वेज, मतलब आप V देते हैं तो I निकालते हैं, आप V देते हैं तो I निकालते हैं, तो निकालते क्या है I। और क्योंकि ये एक डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो आगे जाके लोगों ने देखा कि इसको एक x ना मान के इसको v अपॉन x मानना ज्यादा बेटर है, सो दैट आप उस r को यहां मल्टीप्लाई कर पाए और कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को लिख जाए कि भैया v इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब है अगर आप v देते हैं तो I आता है, और एक डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी और आती है जो ये डिटरमाइन करती है कि I कितना आएगा। एक्चुअली में आपका देखा जाए तो ये है आपका मैथमेटिकल फॉर्म किसका, ये है मैथमेटिकल फॉर्म ओम्स लॉ का। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम ओम्स लॉ को डिराइव करते हैं, कैसे ओम लॉ डिफाइन होता है। तो अगर मैं यहां से इस r की वैल्यू फिर से लिखूं तो बेटा वो कितनी आ जाएगी, हो जाएगी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। अब आप एक और चीज ध्यान से देखो, अब आप एक और चीज बहुत ध्यान से देखो, अगर आप चाहो भी तो अपनी पूरी मतलब एक्सपेरिमेंटल एफर्ट लगा के भी इनमें से कौन सी चीज को आप चेंज नहीं कर सकते। आराम सोचो, क्या आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हो? भाई इसको तो किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, चाहे मटेरियल को तोड़ो काटो कुछ भी करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज नहीं कर सकते। क्या उस मटेरियल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कोई चेंज ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को कोई चेंज नहीं ला सकता, और उसके रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, उसी आयरन का एक लंबा वायर ले सकते हैं और छोटा वायर ले सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो देखा क्या गया कि इस रेजिस्टेंस में भी एक ऐसी वैल्यू है जो क्या है, जो कांस्टेंट है, और उस वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया, रो नाम दे दिया। बेटा उस रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। उस रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। उस रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया क्या, वो आ गया m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब आपने सुना होगा बोलते हुए एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि यहां से रेजिस्टिविटी कैसी प्रॉपर्टी निकल के आई, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी निकल के आई। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी निकल के आई। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब अगर हम फिजिक्स के नजरिए से देखें तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज हो गई जो बॉडी के शेप, साइज और उसके उस टाइम के कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि देख लो आप रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में कहीं भी आपका L और A का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हमने कह दिया, इसलिए आपने बोलते हुए लोगों को सुना होगा कि किस पे डिपेंड करेगी, फिर तो देखो इस पे डिपेंड करेगी। ध्यान सोचो, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आराम सोचो, आप एक यूनिट वॉल्यूम लो कॉपर की और एक यूनिट वॉल्यूम लो आप आयरन की, क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होंगे? क्या आप ऐसे सोच के देखो, गोल्ड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, गोल्ड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या वो सिल्वर के फ्री इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे? क्या आयरन के सिल्वर के इक्वल होंगे? नहीं होंगे। यही वो डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि भाई जो रेजिस्टिविटी होती है, वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, एक्चुअली में वो n पे डिपेंड करती है। और वो कैसे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, तो हम जनरली क्या कह देते हैं, वो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है?
टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। मतलब अगर वो मटेरियल कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, अगर वो मटेरियल सिल्वर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। लेकिन उनके कोई भी लेंथ के वायर हो, मतलब कॉपर का कोई भी वायर हो, चाहे वो 10 मीटर लंबा हो कॉपर का वायर, चाहे वो 100 मीटर लंबा हो बेटा कॉपर का वायर, उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको पॉइंट की तरह लिख सकते हैं कि इफ मटेरियल इज सेम, अगर मटेरियल सेम तो क्या होगा, तो रो इज कांस्टेंट, रो हमेशा कांस्टेंट रहेगी बेटा, चाहे लेंथ कितनी भी बढ़ाओ या कम करो। लेकिन मटेरियल डिफरेंट है तो रो चेंज हो जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी बातें इंट्रोडक्टरी बातें हैं, लेकिन अगर एक चीज सोच के देखो ना, आप सिर्फ आपने आज की बातें सुनी और उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन लगा लिए तो आपका क्या हो गया, आपके भाई 2 क्वेश्चन यहां से कंफर्म हो सकते हैं और एक क्वेश्चन तो 100% कंफर्म हो सकता है, जो सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा या सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई है? तो हम कहां तक पहुंच गए? हम यहां तक पहुंच गए हैं कि भाई V इज इक्वल टू आई आर होता है और R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात। और रो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है या टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इतनी बातें तो हमें क्लियर हो गई। तो हमें किस पे अब आगे बढ़ना है? बस भैया हमें थोड़ा सा इनके बारे में और जानना है और फिर सीधे आ जाएंगे ओम्स लॉ पे और फिर खेल स्टार्ट, वहां से खेल स्टार्ट होगा और वहां से मजा आएगा क्वेश्चंस बनाने में। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, जैसे कि आर की बातें कर लेते हैं। मान लो रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है तो रेजिस्टेंस ये तो समझ आ रहा है लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन आप क्लियरली देखो आराम से रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखो तो वहां पे टाउ भी है और जो टाउ है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ क्या होगा, तो टाउ कम होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड तो करते हैं भैया। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं वो चीज हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले यही समझेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रो एंड आर दोनों की टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम समझेंगे। तो क्या हो जाती है टेम्परेचर डिपेंडेंसी भैया? डायरेक्ट याद रखें, इसमें बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाएं कि कैसे आ रही है। वैसे इसको मैं समझाऊंगा ये कैसे आई है जब मैं आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा तब, ठीक है? अभी नहीं इस पे दिमाग लगाएंगे, बस इतना याद रखेंगे बेटा, रो इज इक्वल टू आता है रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ध्यान समझना है, इसमें टर्म्स को समझना है। आप क्या है, रो नॉट हो गई आपकी बेसिक रेजिस्टिविटी है, एक्चुअल रेजिस्टिविटी, ठीक है? एक्चुअल मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हो गई आपकी रो, ठीक? फिर आपका अल्फा हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। अल्फा क्या है आपका? थर्मल कंडक्टिविटी है। अल्फा क्या है आपका? थर्मल कंडक्टिविटी है। और डेल्टा टी क्या है आपका? डेल्टा टी है आपका, ध्यान समझना, डेल्टा टी क्या है? वो है चेंज इन टेम्परेचर, या उसको कैपिटल टी लिख लें ज्यादा बेटर होगा। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया रो एट टाइम टी। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर किसी रेजिस्टिविटी को निकालना है तो बेटा कुछ इस तरीके से वो वेरी करेगी। और क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक तरीके से एक दूसरे पर लीनियरली डिपेंड करते हैं, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो भी आ जाता है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से ये लेके हमें चलना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताता हूं, एक बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके लिए हमें थोड़ा सा हमें क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया ओम्स लॉ क्या है। वो ओम्स लॉ देखने के बाद हम थोड़ा सा उसके ग्राफिकल स्टडी को भी करेंगे। अब इसमें ना एक बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो सिंपल क्वेश्चन है वैसे, लेकिन वो क्वेश्चन इतना डायरेक्ट है कि उसको ना बार बार पूछा जाता है और बच्चे बार बार गलत करते हैं। ये बोल देते हैं कि बाकी सारी बातें सेम, वो ये बोल देंगे T1 टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस R1 है, T2 टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस कितना है? T2 टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस गिवन है कितना? हाँ, T2 टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस R2 है, ऑल्दो हम अज्यूम कर रहे हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो क्लियरली R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा। पूछेंगे बताओ अल्फा कितना होगा? क्या पूछेंगे? अल्फा कितना होगा? तो आपका सीधे सीधे जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा एक तरीके से, क्या आ जाएगा? R2 माइनस R1 इंटू R2 T1 माइनस R1 T2।
सीधे सीधे इस फॉर्मूले को रट लो, याद कर लो, डायरेक्ट आपका यहां से आंसर निकल के जाएगा। वैसे यार देखो, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो अप्रोच क्या है, बहुत सिंपल है। क्या करो, पहले यहां पे डेल्टा टी कितना रखो, T1 माइनस T0, और यहां पे रखो R T1 मतलब R1, ये R तो सेम ही रहने दो, ये किसी T0 टेम्परेचर मान लो। फिर आप क्या करो, फिर यहां पे लिखो T, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जब T1 के R1 के लिए लगाओगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, R1 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T0, ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी क्या जाएगी, R2 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T0। ये बात समझ आ रही है? इससे क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, अब यहां से आप डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे वहां से T0 वाली टर्म है, उसको बेसिक इक्वेशन से रख के वहां से रिप्लेस करके सीधे सीधे ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन आपको क्या वो फॉर्मूला इतना लंबा याद रखना है? नहीं भाई, कंपटीशन में सीधे याद रखना है अल्फा मतलब थर्मल कोफिशिएंट। अच्छा, अल्फा क्या होता है, मैंने लिख दिया ना, थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कोफिशिएंट, सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, इसे बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे बेटा? थर्मल कोफिशिएंट बोलते हैं, थर्मल कोफिशिएंट है ये आपका। ठीक, तो आपका थर्मल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R2 T1 माइनस R1 T2। इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना। और क्या इसमें बातें एक्स्ट्रा हो सकती हैं? इसमें बातें हो सकती हैं थोड़ी ग्राफ पे। कैसी बात हो सकती है? तो बहुत ही सिंपल है यार, अगर हम मान लो R वर्सेस T का ग्राफ बनाना चाहें, रेजिस्टेंस वर्सेस टी का ग्राफ बनाना चाहिए, मतलब इतनी बेसिक बातें हैं ना, लेकिन मैं इसलिए कर दे रहा हूं सो दैट इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे। तो बस सिंपल है यार, किसी जीरो से तो हो नहीं सकता रेजिस्टेंस, तो किसी रेजिस्टेंस से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, धीरे धीरे वो स्टार्ट होकर बढ़ते जाएगा। किसके लिए चल रही है सारी बातें याद रखना, कंडक्टर के लिए, मैंने पहले ही बता दिया है। अच्छा, आप कंडक्टर बोल दिया है तो चलो मैं एक छोटी सी बात तुम्हें बता दूं। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं, अगर मैं बात करूं कंडक्टर, मैं बात करूं इंसुलेटर, और मैं बात करूं सेमीकंडक्टर, चलो तो ये हो गया कंडक्टर, ठीक है, ये हो गया इंसुलेटर, और ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर। अगर मैं इनकी बात ही कर लूं, मान लो मैं इनकी बात करता हूं, तो इसमें ट्रेंड बताता हूं आपको। रेजिस्टिविटी अगर कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, वो दिख रहा होगा आपको, कुछ ऐसे बढ़ रही है वो, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रो आ गया, यहाँ पे टी आ गया, आपका टेम्परेचर दिख रहा होगा आपको, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इंसुलेटर की बात करने की जरूरत नहीं है, बट इंसुलेटर तो ऑलरेडी बेटा हाई रेजिस्टेंस होता है, तो उनकी बात करने की जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर एक बहुत यूनिक चीज है। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है बेटा, उसका फॉर्मूला जो होता है, मैं सेमीकंडक्टर फिर बताऊंगा, बट यहाँ पे बता देता हूँ, होता है E की पावर माइनस EG अपॉन KT। एक्चुअली में सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ध्यान समझना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ इन दी एंड ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू आपकी कम होती है। मतलब बहुत यूनिक बात है एक्चुअली। इसलिए दुनिया में ना आज अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो आप अपने आसपास कोई भी चीज देखोगे बेटा, तो उसमें कंडक्टर का यूज कम होगा और सेमीकंडक्टर का यूज ज्यादा होगा। सोचो आप, आपके एलईडीज टीवी, लाइट एमिटिंग डायोड्स, आपके बल्ब वो भी एलईडी है, आपकी फोन वो भी एलईडी है, एवरीथिंग इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय दीज सेमीकंडक्टर्स। व्हाई? बिकॉज दीज हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी की टेम्परेचर के साथ उनकी रेजिस्टिविटी और कम हो जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, मैंने आपको जो बैंड गैप्स बताए थे, थोड़ा सा अल्टरेशन करके, थोड़ा सा चेंज करके उन सेमीकंडक्टर से में आप बहुत मेजर चेंज ला सकते हैं उनकी कंडक्टिविटी में, उनकी रेजिस्टिविटी में। वो आपको थोड़ा ग्लिम्स होगा, लेकिन जब हम उसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम उसे देखेंगे। तो ये दो एक्स्ट्रा बातें हो गई आपकी रेजिस्टिविटी को लेकर, रेजिस्टेंस को लेकर। तो यहां पे हमारी सारी बेसिक बातें यार, जो भी बेसिक, मतलब ये होती तो बोरिंग सी बातें हैं, लेकिन हमें ये करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन यहां से आ गया आपका तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन बेसिस पे गलत करके आ जाएंगे, कि सिर्फ इंफॉर्मेशन पे क्या कर देंगे, गलत करके आ जाएंगे। ठीक, एक मिनट। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं किसको, तो अब हम चलते हैं प्रॉपर चैप्टर के अंदर, और हम आते हैं सबसे पहले किस पे आएंगे, सबसे पहले हम आएंगे ओम्स लॉ पे वापस, ओम्स लॉ पे वापस आएंगे। क्या है भाई ओम्स लॉ? तो हमने अभी देखा, ओम्स लॉ कहता है भैया कुछ नहीं, जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाओगे, एक्चुअली अब यहां पे ये लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब वी आज का तो ना तुम लिखोगे ना मैं लिखूंगा, हमेशा क्या लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है करंट इन दी सर्किट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दी कंडक्टर। इस चीज को आप ध्यान से देख लो, मैं इसको लिख भी देता हूं। यहां पे डेल्टा वी क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर बात आती है आई की, करंट क्या है, आई क्या है, करंट है इन दी सर्किट, आपने इसका एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में किया भी होगा। और आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर।
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आर बेटा याद करो, इतने फॉर्मूले बताए हैं तो अब याद रहना चाहिए। क्या आर वी पे डिपेंड करता है? क्या आर आई पे डिपेंड करता है? बताओ, क्या आर वी पे डिपेंड करता है? क्या आर आई पे डिपेंड करता है? नहीं भैया, रेजिस्टेंस तो एक अलग ही चीज है, वो तो एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, वो रेजिस्टिविटी से आती है। तो हमें लगता तो है मैथमेटिकली ये डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या? रेजिस्टेंस बेसिकली अगर हम ध्यान से सोचें तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं है बेटा, हिंड्रेंस है, एक तरीके से, एक तरीके की रुकावट है, हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट है ये, हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट है। कैसे हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहना चाहिए, ज्यादा बेटर है यार। बहुत सिंपल है, सोच के देखो, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर के अंदर जब वो टकराएंगे तो वो हिंड्रेंस हुई ना, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा ही होगा बेटा। जितने मतलब जितना आप टेम्परेचर सोचो, इसलिए तो मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, समझ आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं तो हिंड्रेंस बढ़ रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। तो बेसिक बातें हैं ये। अच्छा, मान लो आपको एक वी आई कर्व दिया है, मान लो आपको एक वी आई कर्व दिया है, ठीक है? तो वी आई कर्व में आपको पता है भैया वो ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा, कब होगा? जब v प्रोपोर्शनल टू i होगा। तो क्या वी आई कर्व इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं? बिल्कुल भाई, वी आई कर्व ऐसे भी हो सकते हैं, अगर बनने को तो कुछ भी बन सकते हैं ना, बनने को तो कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। फिजिकली भी कुछ मटेरियल होते हैं जिनका वी आई कर्व ऐसा बनता है, या फिर उनका वी आई कर्व ऐसा बन जाता है, या फिर उनका वी आई कर्व कुछ देर कांस्टेंट रहता है फिर घूम जाता है। ये सारे के सारे केसेस होते हैं नॉन ओहमिक रजिस्टर के, किसके? नॉन ओहमिक मटेरियल्स के या नॉन ओहमिक रजिस्टर्स के। क्या होते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल्स? नॉन ओहमिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब v प्रोपोर्शनल टू आर आई को फॉलो नहीं करते। और जो इस लॉ को फॉलो करता है, मतलब जो इस लॉ को बिल्कुल क्लियरली v प्रोपोर्शनल टू आई को फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं ओहमिक रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं ओहमिक रजिस्टर्स। ये बात समझ आ रही है? उसको क्या बोलते हैं हम? ओहमिक रजिस्टर्स बोलते हैं। ये बात आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको बेसिक अमाउंट में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस तरीके से ये चीजें चलने वाली हैं, ओहमिक रजिस्टर किस तरीके से देखा जाएगा, ठीक? तो आपको एक चीज और समझ आनी चाहिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज का टैन थीटा निकालूं तो क्या वो स्लोप दे देगा, और वो v अपॉन आई दे देगा, और वो अपन को सीधे सीधे r भी दे देगा। लेकिन आप देखोगे क्वेश्चन में क्या खेल करेंगे आपको, आप देखना मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट दे विल डू इज, वो आपसे बोलेंगे भैया बताओ ये IV कर्व में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, बताओ R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है? तो आप जल्दी जल्दी में क्या गलती करोगे, आप जल्दी जल्दी में ये गलती करोगे कि आप यहां पे ले लोगे θ1 और यहां ले लोगे θ2, है ना? यहां ले लोगे θ1 और यहां ले लोगे θ2। अब जल्दी जल्दी में आप ये गलती करोगे क्योंकि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। आपका ये y एक्सिस पे होना चाहिए था और ये x एक्सिस पे होना चाहिए था, लेकिन ये तो यहां पे बिल्कुल रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकेट फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस ग्राफ को टर्न करेंगे बेटा रेजिस्टेंस देखने के लिए। कैसे टर्न करेंगे? आप टर्न भी ना करें तो आप क्या करें, आप तो ये वाला एंगल मेजर कर लें, ये वाला एंगल, बिल्कुल। तो आप क्या करें, ये देखें, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। अब देखो कौन सा बड़ा है, तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो tan बीटा इज ग्रेटर देन tan अल्फा। तो अगर ऐसा है भाई, तो tan बीटा tan अल्फा ही तो हमारे क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1। इतना सा आप याद रख लें कि भाई रेजिस्टेंस उसका बड़ा होगा जिसका VI कर्व का स्लोप ज्यादा होगा, ना कि IV कर्व का स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है? तो इतनी बात ध्यान रखेंगे बस। अब इसके बाद हम किस में चले जाएंगे, अब हम चले जाएंगे सीधे सीधे इस तरीके से कि भाई मान लो हमारे पास एक से ज्यादा कंडक्टर या एक से ज्यादा रेजिस्टर है, तो हम क्या करेंगे। मान लो अगर सर्किट में ऐसा हो गया बेटा, तो पहले तो रेजिस्टर को सर्किट में कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अभी तक तो मैं बड़े बड़े कंडक्टर्स बढ़ा रहा था, है ना? सर्किट में रेजिस्टर को ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक साइन दिया गया है, कन्वेंशनल साइन है, वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है? इस पे आप सीधे सीधे R बना सकते हैं। मतलब जब भी सर्किट में आप ये बनाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप कोई वायर की बात कर रहे हैं जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। तो अभी ये बात की जाती है, मान लो कि भाई यहां पे मोर देन वन रजिस्टर आ गए, तो आप किसकी बात करना स्टार्ट कर देंगे, आप बात करना स्टार्ट कर देंगे सीधे सीधे किसकी, आप बात करना स्टार्ट कर देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। किसकी बात करना स्टार्ट कर देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ऐसा देखा जाए तो इनफाइनाइट टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। क्यों भाई, क्योंकि मिक्स कुछ भी हो सकता है ना, आपने कहीं भी किसी रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। लेकिन सिमेट्रिकली अगर देखें तो बेटा तीन ही जेनरिक सिचुएशन में कैटेगराइज हम करते हैं। एक सिचुएशन कुछ ऐसी हम लेके चलते हैं, मतलब सिचुएशन 1 कुछ ऐसी लेके चलते हैं, इसमें ये रजिस्टर है और ये भी रजिस्टर है और ये भी रजिस्टर है, मान लो
बैक टू बैक रजिस्टर लगे हैं। एक्चुअली मैं इसकी और आपको डेप्थ दूंगा अभी थोड़ी देर से। सेकंड सिचुएशन हम कुछ ऐसी मान के चलते हैं कि ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, फिर ये रजिस्टर लगा हुआ है आपका और ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक। और फिर थर्ड सिचुएशन हम मान के चलते हैं कि ये रजिस्टर लगा हुआ है, फिर यहां पे एक और रजिस्टर है, यहां पे एक और रजिस्टर है, लेकिन इनके बीच में भी एक रजिस्टर आ गया, फिर यहां पे एक रजिस्टर है, फिर यहां पे एक रजिस्टर है, और ऐसे करके रजिस्टर्स आ गए हैं काफी सारे, और कुछ इस तरीके से सर्किट बन रहा है। तो बेसिकली सीधे सीधे तीन तरह के कॉम्बिनेशन हमारे सामने निकल के आते हैं। अगर अब ध्यान समझना, अब मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड है, एंड टू एंड का मतलब होता है कि जब कोई दो रजिस्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है और उनके बीच में से एक भी वायर ना निकला हो, कभी भी दो रजिस्टर के बीच में से एक भी वायर ना बाहर गया हो बेटा, चाहे दूसरे रजिस्टर के पास या किसी भी फॉर्म ऑफ सर्किट में, तो ये हमेशा किस में कहलाएंगे, याद रखना है आपको, सीरीज में कहलाएंगे। किस में कहलाएंगे? सीरीज में कहलाएंगे। क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी वायर निकल के किसी दूसरी चीज से यहां पे अटैच नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक दूसरे से अटैच होने चाहिए। अब इस टाइप के रजिस्टर क्या कहेंगे? अब यहां पे यूनिक चीज देखो आप, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं बी, तो आप ध्यान से देखो, जो रजिस्टर R1 है मान लो, वो भी ए और बी के बीच में सिचुएटेड है, और जो R2 है वो भी ए और बी के बीच में सिचुएटेड है, और जो R3 है वो भी ए और बी के बीच में सिचुएटेड है। मतलब इस टाइप के रजिस्टर में जब क्या हो, एंड टू एंड कनेक्शन ना हो, लेकिन जब क्या हो कि दो रजिस्टर एक ही पॉइंट के बीच में लगे हैं, और इसमें भी एक कंडीशन है बेटा कि इनके बीच में भी फिर कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तीसरा पॉइंट माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, दोनों ही क्लियरली एक ही पॉइंट के बीच में है, तो इस सिचुएशन को हम कौन सी सिचुएशन कह देते हैं बेटा? पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल सिचुएशन कह देते हैं। और ये लास्ट जो है, जिसमें कुछ समझना है कभी भी, तो इसको हम मिक्स सिचुएशन कह देते हैं। एक्चुअली अभी भी अगर ध्यान से सोचो, अगर आप 12th क्लास के पहले बार में स्टूडेंट भी होते, तो मैं आपसे ये कहता कि ये तो आपने फिर भी 10th क्लास में पढ़ा था, ये सॉल्व करना ही एक्चुअली यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पूरी क्लास का। मतलब पूरी 12th क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्टिव तो क्या है? इन सर्किट को सॉल्व करना, मिक्स सर्किट को सॉल्व करना। तो आने वाले लेक्चर्स में आप जब देखेंगे तो हम मिक्स सर्किट को ही सॉल्व कर रहे होंगे। आज का लेक्चर में बस यहां पे सीरीज और पैरेलल के बारे में बेसिक बातें बताऊंगा कि कैसे सीरीज और पैरेलल सॉल्व होते हैं और स्ट्रैटेजी क्या होती है किसी भी सीरीज और पैरेलल। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैंने फिर बताया था, असाइनमेंट मिलेगा टॉपिक खत्म होने के बाद। तो अगर ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का, तो देन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा असाइनमेंट एंड देन उसका वीडियो सोल्यूशन का लिंक। डेडिकेटेडली लेक्चर्स को देखिए एंड दूसरे वीडियोस भी चैनल पे जाके चेक कीजिए, जो आपकी सेल्फ ग्रोथ एंड आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को बहुत एनहांस करेगी। लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को, सो दैट और लोग इस सेशन को देखें एंड हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो और अच्छी हो, एंड जो पढ़ने में जब मजा आता है तो वो और मजा बढ़ जाएगा। चलिए।